नमस्कार दोस्तों। अगाथा क्रिस्टी निर्विवादित रूप से जासूसी कहानियों की मल्लिका कही जा सकती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी हुई एक जासूसी कहानी स्पार्कलिंग साइनाइड का हिंदी अनुवाद। भाग 1। रोज़मेरी। अपनी आँखों से यादों को परे हटाने के लिए मैं क्या करूं? 6 लोग रोज़मेरी बार्टन के बारे में सोच रहे थे, जिसकी लगभग 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। अध्याय 1। आइरिस मार्ले। अंक 1। आइरिस मार्ले अपनी बहन रोज़मेरी के बारे में सोच रही थी। तकरीबन 1 साल से वह रोज़मेरी के ख्यालों को जानबूझकर परे धकेलती रही थी। वह चाहती ही नहीं थी याद करना। बहुत तकलीफ़देह था वह सब, बहुत भयानक। साइनाइड से नीला पड़ा चेहरा, ऐंठी हुई उंगलियां, कुछ पकड़ने की कोशिश करती हुई। उस रोज़मेरी और 1 दिन पहले वाली जिंदा दिल खूबसूरत रोज़मेरी में कितना अंतर था। शायद सही मायने में जिंदा दिल तो नहीं। उसे फ्लू हो गया था। वह उदास थी, कमज़ोर भी। तहकीकात के समय जो सब उभर कर सामने आया, आइरिस ने ही उस पर जोर डाला था। वह सब रोज़मेरी की खुदकुशी पर रोशनी डालता था या नहीं? एक बार तहकीकात ख़त्म हो गई तो आइरिस ने पूरी बात को दिल से निकाल देना चाहा। याद करने का फ़ायदा भी क्या? सब कुछ भूल जाओ, वह सारा भयानक हादसा भूल जाओ। लेकिन उसे एहसास हुआ, अब याद करना होगा। अतीत के बारे में सोचना होगा। ध्यान से हर एक छोटी मोटी महत्वहीन लगने वाली घटना भी याद करनी होगी। पिछली रात जॉर्ज के साथ हुई असाधारण बातचीत ने याद करना ज़रूरी कर दिया। सब कुछ कितना अचानक था, कितना डरावना। ज़रा रुको, क्या वाकई ही सब कुछ इतना अकस्मात था? क्या पहले से ही संकेत नहीं थे? जॉर्ज का खोया खोया रहना, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें, उसका अजीबपन, वही एक शब्द हो सकता है। वह सब उस एक लम्हे तक ले गया जब जॉर्ज ने उसे स्टडी में बुलाया और मेज़ की दराज में से चिट्ठियां निकालीं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब बात करने के लिए रोज़मेरी के बारे में सोचना ही होगा। रोज़मेरी, उसकी बहन। आइरिस को अचानक एक धक्का लगा, इस एहसास से कि जीवन में वह पहली बार था कि वह रोज़मेरी के बारे में सोच रही थी। यानी पहली बार तटस्थता से एक व्यक्ति के रूप में उसके बारे में सोच रही थी। उसने हमेशा बिना उसके बारे में सोचे ही रोज़मेरी को स्वीकार किया था। आप अपनी माँ के बारे में सोचते नहीं, न ही अपने पिता या बहन या आंटी के बारे में। वे सब होते हैं इन रिश्तों में बंधे बिना किसी सवाल के। आप उन्हें लोग समझकर उनके बारे में नहीं सोचते। आप खुद से इतना भी नहीं पूछते कि वे कैसे लोग हैं। रोज़मेरी कैसी थी? अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पर बहुत कुछ निर्भर कर सकता है। आइरिस अपने मन को पीछे की ओर ले गई। जब वह और रोज़मेरी बच्चे थे, रोज़मेरी 6 वर्ष बड़ी थी। अंक 2। अतीत की झलकियां दिखाई दीं, छोटे छोटे मंजर, छोटी छोटी घटनाएं। वह खुद एक छोटी सी बच्ची दूध और डबल रोटी खाती हुई और रोज़मेरी शानदार 2 चुटिया बनाए एक मेज़ पर पढ़ाई करती हुई। गर्मियों के एक मौसम में समुंदर का किनारा। आइरिस को रोज़मेरी से ईर्ष्या थी क्योंकि वह बड़ी थी और तैर सकती थी। रोज़मेरी का बोर्डिंग स्कूल जाना, छुट्टियों में घर आना, फिर उसका खुद स्कूल जाना और रोज़मेरी का पेरिस में एक ख़ास स्कूल में परिष्कृत होना। स्कूली लड़की रोज़मेरी, बेढंगी, टांगें ही टांगें और बाहें ही बाहें। परिष्कृत रोज़मेरी का पेरिस से वापस आना, एक नई ही घबरा देने वाली शिष्टता लिए। मुलायम आवाज़, शालीन लहराता हुआ बदन, सुनहरे बाल और स्याह कोरों वाली मोटी मोटी गहरी नीली आँखें। बेचैन कर देने वाली खूबसूरत लड़की, जवान किसी और ही दुनिया में। उसके बाद से दोनों एक दूसरे से कम ही मिलतीं।
6 वर्ष का अंतर बहुत बड़ा हो गया था। आइरिस अभी स्कूल में ही थी और रोजमेरी पार्टियों के मौसम में झूम रही थी। जब आइरिस लौटकर घर आ गई तब भी ये अंतर बना रहा। रोजमेरी की जिंदगी थी सुबह देर तक बिस्तर में रहना, फिर अपने ही जैसी अन्य लड़कियों के साथ लंच और सप्ताह में अधिकतर शामों में नृत्य। आइरिस मैडम के साथ पढ़ने के कमरे में रहती, बगीचे में घूमने जाती, 9 बजे रात का खाना खाती और 10 बजे सोने चली जाती। दोनों बहनों के बीच सीमित सी बोलचाल होती, जैसे आइरिस फ़ोन करके मेरे लिए टैक्सी बुला दो, नहीं तो मुझे बेहद देर हो जाएगी, या मुझे वह नया फ्रॉक पसंद नहीं रोजमेरी, तुम पर जचता नहीं, बेकार का तामझाम। फिर हुई रोजमेरी की सगाई जॉर्ज बार्टन के साथ। उत्तेजना, खरीद फरोख्त, ढेरों पार्सल, दुल्हन की सहेलियों के कपड़े लत्ते, शादी। रोजमेरी के पीछे पीछे चर्च के गलियारे में चलना, खुसुर पुसुर सुनना, कितनी सुंदर दुल्हन है। रोजमेरी ने जॉर्ज से शादी क्यों की थी? उस वक्त भी आइरिस कुछ हैरान सी थी। कितने ही आकर्षक नौजवान रोजमेरी को फ़ोन करते थे, उसे बाहर ले जाते थे। तब जॉर्ज बार्टन का ही चुनाव क्यों? उससे 15 साल बड़ा, रहमदिल, अच्छा लेकिन नीरस। जॉर्ज काफ़ी अमीर था, मगर पैसा कारण नहीं था। रोजमेरी के पास अपनी दौलत थी, बहुत सी दौलत, अंकल पॉल की दौलत। आइरिस ने सावधानी से अपना मन टटोला, ये जानने के लिए कि उसे अब कितना पता था और उस वक्त कितना पता था। उदाहरण के लिए अंकल पॉल। वह हमेशा से जानती थी कि वह हकीकत में अंकल थे ही नहीं। बिना कभी बताए जाने के भी उसे कुछ बातें पता थीं। पॉल बेनेट को उनकी माँ से मोहब्बत थी, लेकिन माँ ने किसी दूसरे और कम पैसे वाले पुरुष को चाहा। पॉल बेनेट ने अपनी इस हार को बहुत रूमानी अंदाज में लिया। वह परिवार का मित्र बना रहा और निष्काम प्रेम का रवैया अपना लिया। वह अंकल पॉल बन गया, परिवार के पहले बच्चे रोजमेरी का गॉडफादर बन गया। जब उसका देहांत हुआ तो मालूम हुआ कि उसने अपनी सारी धन दौलत रोजमेरी के नाम कर दी थी, जो उस समय 13 वर्ष की थी। अपनी खूबसूरती के साथ साथ रोजमेरी पॉल की उत्तराधिकारी भी थी। फिर भी उसने उस नीरस जॉर्ज से शादी कर ली। क्यों? आइरिस को तब भी ताज्जुब हुआ था, उसे अब भी ताज्जुब था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि रोजमेरी को कभी भी उस आदमी से प्यार था, मगर वह उसके साथ काफ़ी खुश लगती थी और उसे पसंद भी करती थी, यकीनन पसंद करती थी। आइरिस को यह समझने के लिए कई मौके मिले थे, क्योंकि उनकी शादी के 1 साल बाद ही उनकी माँ सुंदर नाजुक वॉयला की मृत्यु हो गई थी और 17 वर्ष की आइरिस रोजमेरी बार्टन और उसके पति के साथ रहने आ गई थी। एक 17 साल की लड़की। आइरिस अपनी ही छवि के बारे में विचारने लगी। उस समय वह कैसी थी? क्या महसूस करती थी? क्या सोचती थी? क्या देखती थी? वह इस नतीजे पर पहुंची कि छोटी आयु की आइरिस मार्ले का विकास धीरे धीरे हो रहा था। लापरवाह, हर चीज़ को जैसे कि तैसे मान लेती थी। उदाहरण के लिए, क्या उसने कभी अपनी माँ का शुरू में रोजमेरी में ही तल्लीन रहने का बुरा माना? कुल मिलाकर नहीं। उसने बिना किसी हिचक के मान लिया था कि रोजमेरी खास थी। रोजमेरी घर से बाहर थी। जाहिर था कि जितनी भी उसकी सेहत इजाज़त दे, माँ अपनी बड़ी बेटी के बारे में ही सोचती। यह कुदरती ही था। किसी दिन आइरिस की बारी भी आएगी। वॉयला मार्ले कुछ अलग थलग ही रहने वाली माँ थी, अधिकतर अपनी ही सेहत को लेकर फिक्रमंद, बच्चों को नर्स, गवर्नेंस और स्कूल को सौंपकर। लेकिन जब भी वह कुछ पलों के लिए उसके सामने पड़ती तो उसका व्यवहार बहुत मोहक होता। आइरिस 5 वर्ष की थी जब हेक्टर मार्ले का देहांत हो गया। ये बात कि वह बहुत ज़्यादा पीता था इस तरह उसके अंदर तक व्याप्त हो गई थी कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह उस तक पहुंची कैसे थी। 17 वर्ष की आइरिस मार्ले को जिंदगी जैसी भी मिली, उसने उसे वैसे स्वीकार कर लिया।
उसने अपनी माँ की मृत्यु पर शोक मनाया, काले कपड़े पहने और एल्वेस्टन स्क्वायर में अपनी बहन और उसके पति के साथ रहने चली आई। कभी कभी वह घर बहुत उबाऊ हो जाता था। आइरिस अगले वर्ष तक औपचारिक रूप से सोसाइटी में नहीं आने वाली थी। इस बीच वह हफ्ते में 3 बार फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखती और साथ ही गृह विज्ञान भी सीखने लगी। ऐसे पल भी होते थे जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता और बात करने को भी कोई नहीं। जॉर्ज अच्छा था, स्नेह करने वाला और भाई जैसा। उसका व्यवहार कभी नहीं बदला, वह अभी भी वैसा था। और रोज़मेरी? आइरिस रोज़मेरी को कम ही देखती। वह काफ़ी समय बाहर रहती, दर्जी, कॉकटेल पार्टियां, ताश के पत्ते। अगर सोचे तो वह सच में रोज़मेरी के बारे में कितना जानती थी, उसकी रुचियों, उसकी आशाओं और उसकी आकांक्षाओं के बारे में। कितनी डरावनी बात है कि किसी के साथ एक ही घर में रहने के बाद भी आप उसके बारे में कितना कम जानते हैं। बहनों के बीच में बहुत कम नज़दीकियां रही थीं, लेकिन अब उसे सोचना होगा, याद करना होगा। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बेशक रोज़मेरी काफ़ी खुश लगती थी। अंक 3। उस दिन तक, ऐसा होने से 1 हफ्ता पहले, आइरिस वह दिन कभी नहीं भूलेगी। साफ दिख रहा था, छोटी से छोटी बात, एक एक शब्द। लकड़ी का चमकता हुआ मेज, पीछे को धकेली गई कुर्सी, जल्दी में की गई विशिष्ट लिखावट। आइरिस ने आंखें बंद करके उस दृश्य को उभरने दिया। उसका रोज़मेरी की बैठक में प्रवेश, अचानक रुक जाना। जो भी देखा उसने उसे कितना चौंका दिया था। रोज़मेरी मेज के पास बैठी थी, उसका सिर उसकी फैली हुई बाहों पर टिका था। वह खुलकर सिसकती हुई रो रही थी। आइरिस ने पहले कभी रोज़मेरी को रोते हुए नहीं देखा था। इतने ज्यादा दुख भरे रोने ने उसे डरा दिया। सही था कि रोज़मेरी को बहुत बुरा फ्लू हो गया था। वह 1-2 दिन पहले ही ठीक हुई थी और सब जानते हैं कि फ्लू आपको उदास कर देता है। मगर फिर भी आइरिस चिल्लाई थी, बच्चों की सी डरी हुई आवाज में, ओह रोज़मेरी, क्या हुआ? रोज़मेरी सीधी होकर बैठ गई। बिगड़ गए चेहरे से बाल पीछे को हटाए उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की। झटपट बोली, कुछ नहीं, मुझे इस तरह मत देखो। वह उठकर अपनी बहन के पास से गुजरती हुई कमरे से बाहर भाग गई थी। हैरान परेशान आइरिस कमरे के भीतर आगे तक चली गई। अचरज से भरी उसकी आंखें लिखने की मेज पर चली गईं और अपनी बहन की लिखावट में अपना नाम देखा। तो क्या रोज़मेरी उसको खत लिख रही थी? वह और नज़दीक चली गई। नीले कागज पर फैली हुई विशिष्ट लिखावट को देखा। कलम पकड़ने वाली की हड़बड़ी और खिन्नता के कारण हमेशा से भी ज्यादा फैली हुई। प्रिय आइरिस, वसीयत बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा पैसा हर हालत में तुम्हें ही मिलने वाला है। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ खास चीज़ें कुछ खास लोगों को दी जाएं। जॉर्ज को वह आभूषण जो उसने मुझे दिए और इनामल की वह छोटी सी संदूकची भी जो हमने सगाई होने पर एक साथ खरीदी थी। ग्लोरिया को मेरा प्लैटिनम का सिगरेट केस। मैसी को चीनी मिट्टी से बना घोड़ा जो उसे हमेशा से पसंद है। यहाँ पर उतावली में घसीट कर लिखने के बाद लिखना बंद हो गया क्योंकि रोज़मेरी ने बेकाबू होकर रोने के कारण कलम को फेंक दिया था। आइरिस पत्थर सी हो गई। इसका क्या मतलब था? रोज़मेरी मरने वाली तो नहीं थी ना? वह इन्फ्लुएंजा के कारण बहुत बीमार रही थी, मगर अब तो वह ठीक थी। वैसे भी लोग फ्लू से नहीं मरते, कभी कभी मरते भी हैं, लेकिन रोज़मेरी नहीं मरी थी। अब वह बहुत ठीक थी, केवल थोड़ी कमज़ोर। रोज़मेरी ने दोबारा पढ़ा और इस बार एक वाक्य साफ दिखाई दे रहा था, चौंकाता हुआ, मेरा पैसा हर हालत में तुम्हें ही मिलने वाला है। यह पहली सूचना थी जो उसे पॉल बेनेट की वसीयत की शर्तों के बारे में मिली थी। वह बचपन से ही जानती थी कि रोज़मेरी को अंकल पॉल का धन मिला था, कि रोज़मेरी अमीर थी, कि उसके मुकाबले में वह खुद गरीब थी।
लेकिन इससे पहले उसने कभी ये नहीं सोचा था कि रोजमेरी की मृत्यु के बाद उस धन का क्या होगा। अगर उससे पूछा जाता तो वह जवाब देती कि वह रोजमेरी के पति जॉर्ज को मिलेगा, लेकिन ये भी जोड़ती कि ये सोचना भी कि रोजमेरी जॉर्ज से पहले मर जाएगी बेवकूफ़ी थी। लेकिन यहाँ यही लिखा हुआ था स्याही में, रोजमेरी के अपने हाथ से। रोजमेरी की मृत्यु पर पैसा उसे, आइरिस को मिलेगा। अलबत्ता ये कानूनी तो नहीं था। पैसा तो पति या पत्नी को ही मिलता है, बहन को नहीं। यदि पॉल बेनेट ने ही अपनी वसीयत में ऐसा न लिखा हो, जरूर यही कारण होगा। अंकल पॉल ने ही कहा होगा कि अगर रोजमेरी की मृत्यु हो गई तो पैसा आइरिस को जाएगा। ऐसे में यूं होना कम अनुचित होगा। अनुचित? ये ख्याल आते ही वह हैरान हो गई। क्या वह ये सोचती रही थी कि रोजमेरी को अंकल पॉल का सारा धन मिलना अनुचित था? उसे लगा कि भीतर कहीं गहरे में वह जरूर यही महसूस करती रही होगी। ये अनुचित था। वे बहनें थीं, वह और रोजमेरी। वह दोनों अपनी माँ की बच्चियां थीं। अंकल पॉल ने सारा धन रोजमेरी को ही क्यों दिया? रोजमेरी को हमेशा सब कुछ मिलता था, पार्टियां, फ्रॉक, प्रेमी और एक बहुत प्यार करने वाला पति। आज तक रोजमेरी के साथ कोई अप्रिय बात हुई थी तो वह था फ्लू का अटैक, और वह भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चला था। आइरिस डेस्क के पास आकर ठिठक गई। कागज का वह टुकड़ा, क्या रोजमेरी चाहती कि वह यूं ही पड़ा रहे और नौकर चाकर उसे पढ़ें? एक पल की झिझक के बाद आइरिस ने वह उठा लिया, दोहरा किया और डेस्क की एक दराज में रख दिया। कागज का वह टुकड़ा जन्मदिन की उस कमबख्त पार्टी के बाद मिला था, और अगर सबूत की जरूरत थी तो वह अतिरिक्त सबूत था कि रोजमेरी बेहद उदास और नाखुश थी, और शायद उस वक्त भी खुदकुशी के बारे में सोच रही थी। इन्फ्लुएंजा के बाद घोर उदासी। तहकीकात के समय यही कारण सामने लाया गया था, जिसे साबित करने में आइरिस की गवाही ने मदद की। शायद एक अपर्याप्त कारण, लेकिन सिर्फ वही उपलब्ध था और इसलिए मान भी लिया गया था। उस वर्ष काफी खराब किस्म का इन्फ्लुएंजा फैला था। उस वक्त तो न आइरिस और न ही जॉर्ज बार्टन किसी और वजह के बारे में सोच सकते थे। अब अटारी में खड़ी उस घटना को याद करती आइरिस हैरान थी कि वह इतनी बेसमझ भी हो सकती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता रहा होगा, और उसने न कुछ देखा था न ही किसी बात पर गौर किया था। उसका मन एक ही छलांग में वापस जन्मदिन की पार्टी पर होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक चला गया। अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। वह बीत चुकी थी, समाप्त हो गई थी। उसकी दहशत को दूर करना होगा। तहकीकात और जॉर्ज के खिंचे हुए चेहरे को भी, और उसकी लाल लाल आंखों को भी। सीधे अटारी में पड़े संदूक वाली घटना के बारे में सोचो। अंक 4। रोजमेरी की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद की बात है। आइरिस एल्वेंस्टन स्क्वायर वाले घर में ही रह रही थी। अंतिम संस्कार के बाद मार्ले परिवार का वकील, चमकती चांद और तीक्ष्ण आंखों वाला एक सभ्य बुजुर्ग आइरिस से मिलने आया। उसने तारीफ लायक साफगोई से बताया कि पॉल बेनेट की वसीयत के मुताबिक उसकी संपत्ति रोजमेरी को मिली थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को मिलनी थी। रोजमेरी के संतानहीन मरने की सूरत में पूरी जायदाद आइरिस को मिलनी थी, उसके 21 वर्ष की होते ही, या फिर उसकी शादी के समय। इस बीच उसे सबसे पहले अपने रहने की जगह तय करनी थी। जॉर्ज बार्टन ने उत्सुकता दिखाई थी कि वह उसी के साथ रहे, और सुझाव दिया था कि आइरिस के पिता की बहन, जो तंगहाली में थी, अपने बेटे, जो वास्तव में मार्ले परिवार का कलंक था, की आर्थिक मांगों के कारण उनके साथ आकर रहे, आइरिस की सुरक्षा के लिए। क्या आइरिस को ये प्लान मंजूर था? आइरिस राजी थी, शुक्रगुजार कि उसे कोई नई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। उसे ल्यूसीला आंटी याद थी, मिलनसार, स्नेहशील भेड़ जैसी, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मामला निपट गया था।
जॉर्ज बार्टन अपनी पत्नी की बहन के साथ रहने पर दिल छू लेने की हद तक खुश था और उसके साथ ऐसे स्नेहपूर्वक बर्ताव करने लगा जैसे वह उसकी छोटी बहन हो। मिसेस ड्रेक बहुत खुशी देने वाली साथी तो नहीं थी, लेकिन आइरिस की हर इच्छा की गुलाम थी। घर बार शांति से चलने लगा। लगभग 6 महीने बाद आइरिस ने अटारी में एक रहस्य खोज निकाला। एल्वेंस्टन हाउस में अटारियों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बेकार का फर्नीचर, संदूक या बक्से इत्यादि रखने के लिए। एक दिन आइरिस अपने प्यारे लाल स्वेटर को ढूंढने में असफल रहने के बाद अटारी में गई। जॉर्ज ने उससे मिन्नत की थी कि वह रोजमेरी के लिए गमी की पोशाक न पहने। उसका कहना था कि रोजमेरी हमेशा इसके खिलाफ रही थी। आइरिस जानती थी कि यह सच था, इसलिए वह राजी हो गई थी और रोजमर्रा के कपड़े पहनती थी। लुसीला ड्रेक की नापसंदगी के बावजूद जो पुराने विचारों की थी और मर्यादा का पालन करना पसंद करती थी। अपने पति की मृत्यु के 20 साल बाद भी मिसेस ड्रेक वैसे ही कपड़े पहनती थी। आइरिस जानती थी कि कई फालतू कपड़े ऊपर एक बक्से में भरकर रख दिए गए थे। वह उसमें अपना स्वेटर ढूंढने लगी तो उसे कई भूली बिसरी चीजें दिखाई दीं। सुरमई रंग का कोट और स्कर्ट, जुराबों का ढेर, स्कीइंग का सामान तथा 1-2 तैराकी की पोशाकें। उस वक्त रोजमेरी का एक ड्रेसिंग गाउन उसके हाथ लगा जो रोजमेरी की अन्य चीजों के साथ दे दिए जाने से बच गया था। वह मर्दाना सा था, चित्तीदार रेशम का, बड़ी बड़ी जेबों वाला। आइरिस ने उसे झाड़ा और देखा कि वह बहुत अच्छी हालत में था। फिर उसे तह करके वापस बक्से में रख दिया। तभी गाउन की एक जेब में उसके हाथ में कुछ चरचराया। उसने हाथ अंदर डाला और एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। वह रोजमरी की लिखावट में था। आइरिस उसे सीधा करके पढ़ने लगी। लेपर्ड डार्लिंग, तुम ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के हैं। जैसे मैं ये जानती हूँ वैसे ही तुम भी जरूर जानते होगे। हम यूं ही अलविदा कहकर जिंदगी में अपने अपने रास्ते नहीं जा सकते। तुम जानते हो ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। तुम और मैं एक दूसरे के हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं दकियानूसी औरत नहीं हूँ। लोग जो भी कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे लिए प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और खुश रहेंगे। मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे बिना जिंदगी तुम्हारे लिए राख और मिट्टी जैसी है। क्या तुम्हें याद है लेपर्ड डार्लिंग? और तुम आराम से ये लिख रहे हो कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए, कि मेरे लिए यही अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे जॉर्ज के लिए बुरा लगता है। वह मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन वह सब समझ जाएगा। वह मुझे मेरी आज़ादी देना चाहेगा। अगर आप अब एक दूसरे को प्यार नहीं करते तो एक साथ रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया था डार्लिंग, मैं जानती हूँ। हम बेहद खुश रहेंगे, मगर हमें साहस दिखाना होगा। जॉर्ज को मैं खुद बताऊंगी। मैं इस सारे मामले में ईमानदार रहना चाहती हूँ, लेकिन अपने जन्मदिन से पहले नहीं। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है लेपर्ड डार्लिंग, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। मेरा ये सब लिखना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। 2 पंक्तियाँ ही काफ़ी रहती। सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। ओह डार्लिंग। खत अचानक खत्म हो गया। आइरिस बिना हिले डुले खड़ी रही और उस पर नजरें जमाए। अपनी ही बहन के बारे में कितना कम पता होता है। तो रोजमेरी का एक प्रेमी था जिसे वह आवेग भरे खत लिखा करती थी और उसके साथ भाग जाने की योजना भी बनाई थी। फिर क्या हुआ था? रोजमेरी ने आखिर वह खत भेजा तो नहीं था? कैसा खत भेजा था उसने? रोजमेरी और उस अनजाने के बीच आखिर क्या तय हुआ था? लेपर्ड। प्रेम में लोग किस किस प्रकार की अजीब कल्पनाएं कर लेते हैं। क्या मूर्खता! लेपर्ड, सच में? ये शख्स था कौन? क्या वह भी रोजमेरी से उतना प्यार करता था जितना वह उससे करती थी? जरूर करता होगा। रोजमेरी थी ही इतनी सुंदर।
लेकिन फिर भी रोजमेरी के खत के मुताबिक उसने सब कुछ खत्म करने को कहा था। इसका क्या मतलब था? सावधानी? उसने जाहिरा तौर पर तो यही कहा था कि ये रिश्ता तोड़ना रोजमेरी की खातिर था, कि ये रोजमेरी के लिए अच्छा था। मगर क्या पुरुष इस तरह की बातें अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं कहते? क्या इसका ये मतलब नहीं था कि वह, जो कोई भी वो था, इस सब से ऊब चुका था? शायद उसके लिए ये एक वक्ती दिल लगी थी, शायद उसने कभी परवाह की ही नहीं थी। जो भी हो, आइरिस को महसूस हुआ जैसे वह आदमी रोजमेरी से नाता तोड़ने को उत्सुक था। मगर रोजमेरी दूसरी तरह से सोचती थी। वह कीमत की परवाह नहीं करने वाली थी, वह भी दृढ़ निश्चयी थी। आइरिस कांप उठी और आइरिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अंदेशा भी नहीं हुआ था। वह तो ये मानकर चलती थी कि रोजमेरी खुश और संतुष्ट थी, कि वह और जॉर्ज एक दूसरे से खुश थे। अंधी, वह जरूर अंधी ही रही होगी कि उसे अपनी बहन के बारे में ऐसी बात का पता नहीं चला। मगर वह आदमी था कौन? वह मन को पीछे ले गई, सोचने लगी, याद करने लगी। कितने आदमी थे जो रोजमेरी को पसंद करते थे, उसे बाहर ले जाते थे, उसे फोन करते रहते थे। उनमें से खास कोई नहीं था, लेकिन जरूर रहा होगा। बाकी सारे उस एक को छुपाने के लिए थे, सिर्फ वह एक जो खास था। अपनी यादों को सुलटते हुए आइरिस के माथे पर उलझन में बल पड़ गए। 2 नाम उभरे। निश्चित रूप से उनमें से ही एक रहा होगा, स्टीफन फैराडे। यकीनन स्टीफन फैराडे होगा। रोजमेरी ने उसमें क्या देखा होगा? एक अकड़ू चमक दमक वाला नौजवान, इतना जवान भी नहीं। बेशक लोग कहते थे कि वह तेज दिमाग था, एक उभरता हुआ राजनेता, आने वाले दिनों में अंडर सेक्रेटरी होने की संभावना और प्रभावशाली किडरमिंस्टर संबद्ध, शायद होने वाला प्रधानमंत्री। क्या इसी बात ने रोजमेरी की आंखों में उसे शानदार बना दिया था? निश्चय ही वह सिर्फ उस आदमी को इस तरह नहीं चाह सकती थी। इतना ठंडा, अपने ही में लिप्त रहने वाला जीव। मगर लोग कहते थे कि उसकी पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी और उसने अपने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करी थी, जबकि वह राजनीतिक लालसा रखने वाला मामूली आदमी था। अगर एक औरत उसको लेकर इस तरह महसूस कर सकती थी, तो एक और भी कर सकती थी। हाँ, जरूर स्टीफन फैराडे ही होगा, क्योंकि अगर वह आदमी फैराडे नहीं था तो एंथनी ब्राउन होगा। और आइरिस नहीं चाहती थी कि वह एंथनी ब्राउन हो। ये सच था कि वह रोजमेरी का गुलाम था, हर वक्त उसके लिए हाजिर। उसका सांवला आकर्षक चेहरा एक खुश दिल लाचारी का भाव लिए रहता, लेकिन उसका प्यार इतना खुलेआम, इतना ज्यादा जताया जा चुका था कि बहुत गहरा हो ही नहीं सकता था। रोजमेरी की मृत्यु के बाद जिस तरह वह गायब हो गया था, वह अजीब था। उसके बाद उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। फिर भी शायद इतना अजीब नहीं था। वह घूमता बहुत था। वह अर्जेंटीना, युगांडा, कनाडा और अमेरिका की बातें किया करता था। आइरिस का ख्याल था कि वह या तो अमेरिकन था या कनाडा का। हालांकि उसका बोलचाल का लहजा बिल्कुल ऐसा नहीं था। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था कि उन्होंने उसे तब से नहीं देखा था। उसकी दोस्त तो रोजमेरी थी। कोई कारण नहीं था कि वह उन लोगों से मिलने आता रहे। वह रोजमेरी का दोस्त था, प्रेमी नहीं। आइरिस नहीं चाहती थी कि वह रोजमेरी का प्रेमी रहा हो। वैसा होने से तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। उसने अपने हाथ में पकड़े पत्र को देखा, उसे तोड़ मरोड़ दिया। वह उसे फेंक देगी, जला देगी। सहज समझ ने उसे रोक दिया। उसने कागज को सीधा किया, उसे नीचे ले गई और अपने गहनों के बक्से में बंद करके रख दिया। हो सकता है किसी दिन ये साबित करने के लिए कि रोजमेरी ने अपनी जान क्यों ली, ये खत काम आए। अंक 5। अगली चीज मेहरबानी करके। बिना सोचे ही यह बेतुका सा वाक्य रोजमेरी के मन में उभरा और उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले दुकानदार का ये सवाल उसकी अपनी मानसिक प्रक्रिया को दिखाता था।
क्या अतीत को देखते निरखते हुए वह भी यही नहीं कर रही थी? वह अटारी में मिले रहस्य से निपट चुकी थी और अब अगली चीज मेहरबानी करके। अगली चीज क्या थी? बेशक जॉर्ज का बढ़ता हुआ अजीबोगरीब व्यवहार। ऐसा बहुत समय से हो रहा था। छोटी छोटी चीजें जो पहले उसे हैरान करती थीं, अब कल रात हुई मीटिंग में साफ हो गईं। असंबद्ध टिप्पणियां और कार्यवाहियां अब घटनाक्रम में अपनी जगह लेने लगे और एंथनी ब्राउन की वापसी शायद क्रम में वही अगली चीज होनी चाहिए, क्योंकि वह खत मिलने के 1 हफ्ते बाद ही हुई थी। आइरिस ठीक से अपने एहसासों को याद नहीं कर पाई। रोजमेरी की मृत्यु नवंबर में हुई थी। अगली मई में ल्यूसिला ड्रेक की देखभाल में आइरिस ने अपना एक तरुणी का सामाजिक जीवन शुरू किया था। वह दोपहर के खाने, शाम की चाय और नृत्य पार्टियों में जाने लगी, बिना ज्यादा आनंद उठाए। वह बेजान और असंतुष्ट महसूस करती थी। जून के अंत में ऐसे ही एक नीरस नृत्य के बीच उसने पीछे से आती एक आवाज को कहते सुना, "ये आइरिस मार्ले है ना?" वह लाल होती हुई घूमी और एंथनी के सांवले दिल लगी भरे चेहरे को देखा। वह बोला, "मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम्हें मैं याद होऊंगा, लेकिन..." आइरिस ने टोका, "ओह, मगर मुझे तुम याद हो, बेशक याद हो।" "बहुत बढ़िया, मुझे डर था कि तुम मुझे भूल गई होगी। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं।" "जानती हूँ, रोजमेरी के जन्मदिन की पार्टी के बाद से..." वह रुक गई। ये शब्द लापरवाही से बिना सोचे ही उसके होठों पर आ गए थे। उसके कपोलों का रंग उड़ गया, उन्हें सफ़ेद और रक्तहीन छोड़कर। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें अचानक निराशा से फैल गईं। एंथनी ब्राउन तुरंत बोला, "मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नीच हूँ जो तुम्हें याद करा दिया।" आइरिस घबराई। वह बोली, "ठीक है।" रोजमेरी के जन्मदिन की पार्टी वाली रात के बाद से नहीं, रोजमेरी की खुदकुशी वाली रात के बाद से नहीं। वह इसके बारे में नहीं सोचेगी, वह इसके बारे में नहीं सोचेगी। एंथनी ब्राउन ने दोबारा कहा, "मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्या डांस करें?" आइरिस ने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वह पहले से ही किसी को इस डांस के लिए हाँ कह चुकी थी, फिर भी वह उसकी बाहों में तैरती हुई सी नृत्यांगन में आ गई। उसने अपने साथी को देखा, एक शर्मीला अनुभवहीन नौजवान जिसका कॉलर बहुत बड़ा था और जो उसके लिए इधर उधर झांक रहा था। एक ऐसा साथी जो नवयुवतियों को झेलना ही पड़ता है। आइरिस ने तिरस्कार से सोचा, इस आदमी की तरह नहीं, यह रोजमेरी का दोस्त। एक तेज टीस उसे चीर गई। रोजमेरी का दोस्त, वह खत, क्या वह इस आदमी को लिखा गया था जिसके साथ वह इस वक्त नाच रही थी? जिस बिल्ली जैसे आकर्षक ढंग से वह नाच रहा था, वह उसको दिए गए उपनाम लेपर्ड यानी चीता को सार्थक कर रहा था। क्या वह और रोजमेरी? वह तेजी से बोली, "तुम इतने दिन कहाँ थे?" एंथनी ने उसे थोड़ा परे रखकर थामा, उसके चेहरे को देखते हुए। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था और उसकी आवाज़ में ठंडापन था। "मैं सफ़र कर रहा था, कामकाज के सिलसिले में।" "ओह!" वह बेकाबू सी आगे बोली, "वापस क्यों आए हो?" अब वह मुस्कुराया, हल्के अंदाज में, "शायद तुम्हें देखने के लिए, आइरिस मार्ले।" फिर अचानक उसे और करीब खींचकर धीरे धीरे अन्य नृतकों के बीच से घूमते हुए उसने एक लंबा चक्कर लगाया। समय, चाल और ताल का चमत्कार। आइरिस को ताज्जुब हुआ कि क्यों लगभग खुशी महसूस करते हुए भी उसे डर लग रहा था। तब से एंथनी लगभग उसके जीवन का हिस्सा ही बन गया था। वह उसे हफ्ते में कम से कम 1 बार मिलती। वह उसे पार्क में मिलती, कई डांस पार्टियों में खाने के समय उसे अपने साथ बैठा हुआ पाती। सिर्फ एक जगह थी जहां वह कभी नहीं आता था, एल्विंस्टन स्क्वायर वाले घर में। वह इतनी होशियारी से वहां आने के निमंत्रण को टाल देता था या नामंजूर कर देता था कि आइरिस को ये समझने में कुछ समय लगा। जब समझ आ गया तो वह सोचने लगी, ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि वह और रोजमेरी? फिर उसे हैरान करते हुए जॉर्ज ने, आराम पसंद और दखल अंदाजी न करने वाले जॉर्ज ने
उसके साथ एंथनी के बारे में बात की। ये शख्स एंथनी ब्राउन कौन है जिसके साथ तुम घूमती हो? तुम उसके बारे में क्या जानती हो? वह उसे ताकने लगी। क्या जानती हूँ? वह रोज़मेरी का दोस्त था। जॉर्ज का चेहरा खिंच गया। उसने आंखें झपकीं, सुस्त भारी लहजे में बोला, हाँ था, ज़रूर था। आइरिस क्रूरता से चीखी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तुम्हें याद ही नहीं कराना चाहिए था। जॉर्ज बार्टन ने सिर हिलाया। वह कोमलता से बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि रोज़मेरी को भुला दिया जाए, कभी नहीं। आखिर वह नज़रें बचाते हुए अटपटे ढंग से बोला, उसके नाम का यही तो अर्थ है, रोज़मेरी, यादगार। उसने भरी हुई आंखों से आइरिस की ओर देखा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बहन को भूल जाओ आइरिस। आइरिस की सांस रुक गई। मैं कभी नहीं भूलूंगी, जॉर्ज कहता रहा। मगर ये नौजवान एंथनी ब्राउन, हो सकता है वह रोज़मेरी को अच्छा लगता हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि वह उसके बारे में ज़्यादा जानती थी। जानती हो आइरिस, तुम्हें चौकस रहना होगा, तुम एक बहुत अमीर नवयुवती हो। आइरिस बेहद गुस्से से भर उठी। टोनी, एंथनी के खुद के पास बहुत पैसा है, वह जब भी लंदन आता है तो क्लैरिजेस में ठहरता है। जॉर्ज बार्टन हल्के से मुस्कुराया। वह धीमे से बोला, बहुत बढ़िया होटल और महंगा भी। फिर भी माय डियर, उस आदमी के बारे में किसी को खास पता नहीं। वह एक अमेरिकन है। शायद। अगर ऐसा है तो हैरानी की बात है कि उसका दूतावास उसकी मदद नहीं करता। वह इस घर में ज़्यादा नहीं आता, है ना? नहीं, और मैं समझ सकती हूँ क्यों, अगर तुम उसकी तरफ लेकर इतने बुरे हो तो। जॉर्ज ने इनकार में सिर हिलाया। लगता है मैंने टांग अड़ा दी। खैर, सिर्फ समय रहते तुम्हें चेतावनी देना चाहता था। मैं ल्यूसिला से बात करूँगा। ल्यूसिला? आइरिस तिरस्कार से बोली। जॉर्ज ने चिंतित होकर कहा, क्या सब ठीक ठाक है? क्या ल्यूसिला इस बात का ध्यान रखती है कि जितना अच्छा समय तुम्हें मिलना चाहिए वह मिले, पार्टियां वगैरह? हाँ ज़रूर, वह एक ऊद बिलाव की तरह काम करती है। क्योंकि अगर नहीं तो बच्ची, तुम्हें सिर्फ बताना भर है, हम किसी और का इंतज़ाम कर सकते हैं, कम उम्र का और नए ज़माने की। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं रहती हूँ जॉर्ज, मैं रहती हूँ, वह कुछ उदासी से बोला। फिर ठीक है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाया, मगर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम चाहती हो। खर्चे पर रोक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जॉर्ज था, हर तरह से दयालु, अटपटा-सा, गलतियाँ करने वाला। अपनी बात या धमकी के मुताबिक उसने मिसेस ड्रेक से एंथनी ब्राउन के बारे में बात की, मगर तकदीर की वह घड़ी ल्यूसिला ड्रेक का पूरा ध्यान पाने के लिए मुनासिब नहीं थी। उसे उसी वक्त अपने निकम्मे बेटे का तार मिला था, जो उसकी आंख का तारा था और जो बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह कैसे अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए माँ के दिल के तार छू सकता था। क्या तुम मुझे 200 पाउंड भेज सकती हो? बेहद निराश, जीवन या मृत्यु। विक्टर। विक्टर इतना इज्जतदार है, वह जानता है मैं कितनी तंगहाली में हूँ और वह कभी मुझसे नहीं मांगेगा जब तक ये आखिरी चारा ही न हो। उसने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे हमेशा डर रहता है कि वह अपने आप को गोली मार लेगा। वह कभी नहीं, जॉर्ज बार्टन रुखाई से बोला। आप उसे नहीं जानते, मैं उसकी माँ हूँ और कुदरती है कि मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। अगर जो वह चाहता है मैं वह न करूँ तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी। मैं अपने शेयर बेचकर इंतज़ाम कर सकती हूँ। जॉर्ज ने सांस भरी। देखो ल्यूसिला, मैं वहाँ अपने किसी जानकार से तार द्वारा पूरी खबर मंगवा लूँगा। हम पता लगा लेंगे विक्टर किस प्रकार की मुसीबत में है, मगर तुम्हें मेरी ये नसीहत है कि उसे अपनी करनी को भुगतने दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी वह सुधरेगा नहीं। तुम बहुत सख्त हो जॉर्ज, वह लड़का बेचारा हमेशा बदकिस्मत रहा है। जॉर्ज ने इस नुक्ते पर अपनी राय दबा ली। औरतों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा,
मैं रूथ को अभी इस काम पर लगा देता हूँ, हमें कल तक पता चल जाएगा। ल्यूसिला कुछ हद तक शांत हो गई। अंत में 200 को काटकर 50 पाउंड कर दिया गया और इतनी रकम भेजने पर ल्यूसिला अड़ गई। आइरिस जानती थी कि ये रकम जॉर्ज ने खुद दी थी, ल्यूसिला के सामने ये दिखावा करके कि वह उसके शेयर बेच रहा था। जॉर्ज की इस उदारता के लिए आइरिस उसकी बहुत सराहना करती थी और ऐसा कहती भी थी। जॉर्ज का जवाब सीधा सरल होता था। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, खानदान में हमेशा कोई कुल कलंक होता है, हमेशा कोई होता है जिसे पालना पड़ता है, हमेशा किसी न किसी को विक्टर के लिए कुछ देना पड़ेगा जब तक वह मर नहीं जाता। लेकिन तुम्हें वह व्यक्ति बनने की ज़रूरत नहीं, वह तुम्हारा परिवार नहीं। रोज़मेरी का परिवार मेरा परिवार है। तुम एक डार्लिंग हो, लेकिन क्या मैं यह नहीं कर सकती? तुम हमेशा मुझे बताते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ। वह उसे देखकर मुस्कुराया। जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती यंग वुमन, और अगर तुम समझदार हो तो भी तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जब कोई आदमी ये तार भेजे कि अगर उसे 200 पाउंड नहीं भेजे गए तो वह अपने आप को ख़त्म कर लेगा, तो तुम अक्सर पाओगी कि 20 ही काफ़ी हैं। मैं तो कहूँगा कि 10 का एक पत्ता ही काफ़ी होगा। आप एक माँ को देने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन रकम कम कर सकते हैं। ये याद रखो। ये सच है कि विक्टर ड्रेक कभी अपनी जान नहीं लेगा। जो लोग खुदकुशी करने की धमकी देते हैं कभी ऐसा करते नहीं। कभी नहीं। आइरिस को रोज़मेरी का ख्याल आ गया। जॉर्ज रोज़मेरी के बारे में नहीं सोच रहा था, वह तो रॉय द जेनेरो में बाहर से अच्छे दिखने वाले एक बेईमान नौजवान के बारे में सोच रहा था। आइरिस के नज़रिए से इस सब का कुल फ़ायदा ये था कि ल्यूसिला की एक माँ वाली चिंताएं उसे आइरिस की एंथनी ब्राउन के साथ दोस्ती पर ध्यान देने से रोके हुए थीं। तो अब अगली चीज़ पर मैडम। जॉर्ज में आया बदलाव। आइरिस उसे और अनदेखा नहीं कर सकती थी। ये बदलाव कब शुरू हुआ था? इसका कारण क्या था? इस वक्त भी पुरानी बातें याद करते हुए आइरिस ठीक से नहीं कह सकती थी ये कब शुरू हुआ था। जब से रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी जॉर्ज खोया खोया सा था। उसे ध्यान न देने और चिंतामग्न हो जाने के दौरे पड़ते थे। वह पहले से बड़ा और अधिक गंभीर लगने लगा था तो ये सब स्वाभाविक, परंतु ये बेसुधी कब स्वाभाविक से कुछ ज्यादा हो गई थी। उसे ख्याल आया कि यह एंथनी ब्राउन को लेकर उनके झगड़े के बाद हुआ था कि उसने पहले जॉर्ज को हतप्रभ और हैरान सा अपनी तरफ एकटक देखते पाया था। फिर उसने काम से जल्दी घर लौटने और आकर स्टडी में बंद हो जाने की नई आदत अपना ली। लगता नहीं था कि वहाँ वह कुछ करता था। एक बार वह अंदर चली गई थी और उसे अपनी मेज़ पर बैठे एकटक सामने देखते हुए पाया था। जब वह अंदर गई थी तो जॉर्ज ने उसे फीकी तेजहीन आंखों से देखा था। वह उस आदमी की तरह लग रहा था जिसे कोई आघात लगा हो, मगर जब उसने पूछा कि क्या बात थी तो उसने छोटा सा जवाब दिया, कुछ नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह ऐसे आदमी की तरह थका मांदा चलता फिरता रहा जिसके मन में कोई खास चिंता हो। किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था, आइरिस ने तो बिल्कुल नहीं। चिंताएं आसानी से कम समझ ली जाती थीं। फिर यूं ही कुछ अंतराल के बाद और बिना किसी कारण के वह सवाल पूछने लग जाता। तब आइरिस ने उसके तौर तरीके को विचित्र समझना शुरू कर दिया। सुनो आइरिस, क्या रोज़मेरी कभी तुमसे खुलकर बात करती थी? आइरिस उसे ताकने लगी। हाँ बेशक जॉर्ज, कम से कम किस चीज़ के बारे में? अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। सब कैसा चल रहा था, वह खुश थी या नहीं, इसी तरह की बातें। वह समझती थी, वह जानती थी कि जॉर्ज के मन में क्या था। उसे रोज़मेरी के दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम संबंध के बारे में पता लग गया होगा। वह धीरे धीरे बोली, उसने कभी ज़्यादा नहीं बताया। मेरा मतलब है वह हमेशा व्यस्त रहती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी। और तुम सिर्फ एक बच्ची थी, मैं जानता हूँ। फिर भी मैंने सोचा शायद उसने कुछ कहा हो।
वह जिज्ञासा से उसकी तरफ देखने लगा, लगभग भरोसे से भरे एक कुत्ते की तरह। वह नहीं चाहती थी जॉर्ज को चोट पहुंचे। वैसे भी रोजमेरी ने कहा तो कभी कुछ नहीं था। उसने न में सिर हिलाया। जॉर्ज ने सांस भरी। वह गंभीरता से बोला, चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और दिन उसने अचानक पूछा कि रोजमेरी की सबसे अच्छी महिला दोस्त कौन थी। आइरिस सोचने लग गई। ग्लोरिया किंग, मिसेस एटवेल, मेसी एटवेल, यीन रेमॉन्ड। वह उनके कितने नज़दीक थी? मैं ठीक से नहीं जानती। मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह उनमें से किसी के साथ निजी बातें करती होगी? सच में मुझे पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुमकिन है। किस प्रकार की निजी बातें? आइरिस को एकदम लगा कि उसे यह आखिरी सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मगर जॉर्ज के उत्तर ने उसे चौंका दिया। क्या रोजमेरी ने कभी ये कहा कि उसे किसी से डर लगता था? डर? आइरिस एकटक देखने लगी। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि क्या उसके कोई दुश्मन थे? औरतों में? नहीं नहीं, उस तरह नहीं। असली दुश्मन। कोई ऐसा तो नहीं था जिसके बारे में तुम्हें पता था, जो उसे मार डालना चाहता हो? आइरिस की निष्कपट टकटकी ने उसे गड़बड़ा दिया। वह लाल हो गया और मरमराया। सुनने में बेवकूफ़ी भरा लगता है, मैं जानता हूँ, नाटकीय। फिर भी मैं सोच रहा था। इसके 1-2 दिन बाद उसने फैराडे परिवार के विषय में पूछना शुरू कर दिया। रोजमेरी फैराडे परिवार से कितना मिलती थी? सच में मुझे पता नहीं। क्या वह कभी उनके बारे में बात करती थी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। क्या वे उनके करीब थी? रोजमेरी को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। हाँ, जब से वह फैराडे परिवार को स्विट्जरलैंड में मिली थी, उससे पहले उसे राजनीति की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसे उन सब में से स्टीफन फैराडे में दिलचस्पी थी। वह उसे प्रचार पुस्तिकाएं वगैरह देता रहता था। जॉर्ज बोला, सैंड्रा फैराडे का इसके बारे में क्या विचार था? किसके बारे में? अपने पति के रोजमेरी को पुस्तिकाएं देने के बारे में। आइरिस ने बेचैनी से कहा, मैं नहीं जानती। जॉर्ज बोला, वह बहुत संकोची औरत है, दिखने में बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन कहते हैं कि वह फैराडे के लिए दीवानी है। ऐसी औरत है जिसे अपने पति का किसी और औरत से दोस्ती करना बहुत बुरा लग सकता है। शायद। क्या रोजमेरी और फैराडे की पत्नी की आपस में बनती थी? आइरिस ने धीरे धीरे कहा, मेरे ख्याल में नहीं। रोजमेरी तो सैंड्रा पर हंसा करती थी, कहा करती थी कि वह एक भूसा भरे रिकॉर्डिंग हॉर्स जैसी मूर्ख राजनीतिक औरत थी। जानते हो, वह घोड़े जैसी ही है। रोजमेरी कहा करती थी, अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो उसमें से बुरादा निकलेगा। जॉर्ज जैसे कराहा। फिर वह बोला, तुम अभी भी एंथनी ब्राउन को मिलती रहती हो? काफ़ी। आइरिस की आवाज़ ठंडी थी, मगर जॉर्ज ने अपनी चेतावनी दोहराई नहीं, बल्कि वह उसमें दिलचस्पी लेता हुआ लगा। काफ़ी आवारागर्दी करता रहा है ना? काफ़ी दिलचस्प जिंदगी रही होगी। क्या वह इस बारे में कभी तुमसे बात करता है? ज़्यादा नहीं, बेशक वह घूमा हुआ बहुत है। कारोबार के सिलसिले में? मेरे ख्याल में। उसका कारोबार है क्या? मैं नहीं जानती। हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ कुछ? उसने कभी बताया नहीं। उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने पूछा था। मैं तो वैसे ही सोच रहा था। पिछली पतझड़ में वह यूनाइटेड आर्म्स लिमिटेड के अध्यक्ष ड्रूबेरी के साथ काफ़ी रहता था। रोजमेरी एंथनी ब्राउन से काफ़ी मिलती रहती थी, है ना? हाँ, मिलती थी। लेकिन वह उसे ज़्यादा अरसे से नहीं जानती थी। वह एक छोटे मोटे परिचित जैसा ही था। उसे डांस वगैरह पर ले जाया करता था, है ना? हाँ। जानती हो, मैं यह जानकर काफ़ी हैरान हुआ था कि वह उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी पर बुलाना चाहती थी। मुझे पता नहीं था वह उसे इतनी अच्छी तरह जानती थी। आइरिस ने धीरे से कहा, वह नाचता बहुत अच्छा है। हाँ, बेशक। अनचाहे ही आइरिस के मन में उस शाम की तस्वीर घूम गई। लग्जमबर्ग की गोल मेज़,
ओट वाली रोशनियाँ, फूल, डांस बैंड का लगातार बजता हुआ संगीत, मेज़ के आसपास बैठे 7 लोग, वह स्वयं, एंथनी ब्राउन, रोजमेरी, स्टीफन फैराडे, रूथ लेसिंग, जॉर्ज और जॉर्ज की दाईं तरफ हल्के रंग के सीधे बालों, ऊपर चढ़े हुए नथनों और घमंडी भरी साफ आवाज वाली स्टीफन फैराडे की पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे। कितनी खुशनुमा पार्टी थी, या शायद नहीं थी। और उसके बीच में ही रोजमरी। नहीं नहीं, उस बारे में न सोचना ही बेहतर था। यही याद करना बेहतर था कि वह खुद टोनी की बगल में बैठी थी। तभी वह उसे पहली बार मिली थी। इससे पहले वह सिर्फ एक नाम था। हॉल में एक परछाई, रोजमेरी के साथ घर की सामने वाली सीढ़ियों से उतरकर इंतजार करती टैक्सी तक जाने वाली एक पीठ, टोनी। वह एक झटके से ख्यालों से बाहर आ गई। जॉर्ज अपना सवाल दोहरा रहा था। अजीब बात है कि वह उसके बाद इतनी जल्दी गायब हो गया। तुम्हें मालूम है वह कहाँ चला गया था? वह अस्पष्ट से स्वर में बोली। ओह, मेरे ख्याल में सिलोन या हिंदुस्तान। उस रात तो उसने इसका जिक्र नहीं किया। आयरिस ने तीखे स्वर में कहा। क्यों करता? और क्या जरूरी है कि हम उस रात की बातें करें? जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी ओल्ड थिंग। बहरहाल किसी दिन ब्राउन को खाने पर बुलाओ, मैं उसे एक बार फिर मिलना चाहता हूँ। आयरिस खुश हो गई। जॉर्ज बदल रहा था। सही ढंग से निमंत्रण भेजा गया और कबूल भी कर लिया गया, मगर आखिरी मिनट पर एंथनी को काम पर उत्तर की ओर जाना पड़ा और वह नहीं आ सका। जुलाई के अंत में एक दिन जॉर्ज ने ल्यूसिला और आयरिस दोनों को ये कहकर चौंका दिया कि उसने गांव में एक घर खरीद लिया था। घर खरीदा है? आयरिस यकीन नहीं कर पा रही थी। मगर मैं तो सोचती थी कि हम 2 महीने के लिए गोरिंग में किराए पर घर लेने वाले थे। अपनी जगह होना ज्यादा अच्छा है ना, हैं? सारा साल सप्ताहांत के लिए वहां जा सकते हैं। कहाँ पर है? नदी किनारे? नहीं नहीं, वहां तो नहीं। ससेक्स में, मर्लिंघम में। वह लिटिल प्रायर्स कहलाता है। 12 एकड़ में छोटा सा जॉर्जियन घर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने बिना देखे ही उसे खरीद लिया है? एक तरह का संयोग ही। अभी बाजार में आया ही था, मैंने फटाफट खरीद लिया। मिसेस ड्रेक बोली। मुझे लगता है उसमें बहुत काम करवाने और फिर से साज सजावट करने की ज़रूरत होगी। जॉर्ज ने लगभग बिना सोचे ही कहा। ओह, वो सब ठीक है, रूथ ने वह सब देखभाल लिया है। उन्होंने जॉर्ज की कुशल सेक्रेटरी रूथ लेसिंग के बारे में इज्जत भरी चुप्पी के साथ सुन लिया। रूथ अपने आप में एक संस्था थी, लगभग परिवार का हिस्सा ही। श्वेत शाम की तरह सादगी लिए सुंदर, वह कुशलता और नीति के मिले जुले रूप का सार थी जैसे। अपने जीवन काल में रोजमेरी अक्सर कहा करती, रूथ को कहते हैं ये काम देखे, वह चमत्कारी है। ओह, इसे रूथ पर ही छोड़ दो। कोई भी मुश्किल हो, मिस लेसिंग की चमत्कारी उंगलियां उसे सुलझा देती। मुस्कुराती हुई, सुहानी, अलग थलग, वह हर रुकावट को जीत लेती। वह जॉर्ज का ऑफिस संभालती और ये भी माना जाता था कि वह जॉर्ज को भी संभालती थी। जॉर्ज उसको समर्पित था और हर तरह से उसकी राय पर निर्भर करता था। रूथ की अपनी कोई ज़रूरत, कोई इच्छा थी ही नहीं जैसे। फिर भी इस वक्त ल्यूसिला ड्रेक नाराज हो गई। जॉर्ज, रूथ कितनी भी कुशल हो, मगर परिवार की औरतें अपने ड्राइंग रूम के रंगों का चुनाव खुद करना पसंद करती हैं। आयरिस की राय ली जानी चाहिए थी। अपने लिए मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो किसी गिनती में नहीं हूँ, मगर आयरिस के लिए ये तकलीफ दे है। लगा जैसे जॉर्ज के ज़मीर ने उसे धिक्कारा। मैं हैरान कर देना चाहता था। ल्यूसिला को बरबस मुस्कुराना पड़ा। तुम लड़के ही हो जॉर्ज, आयरिस बोली। मुझे रंगों की व्यवस्था से आपत्ति नहीं। मुझे यकीन है कि रूथ वह बहुत बढ़िया करती। वह बहुत काबिल है, मगर हम लोग वहाँ करेंगे क्या? मेरे ख्याल में वहाँ एक टेनिस कोर्ट है। हाँ, और 6 मील की दूरी पर गोल्फ कोर्स, और वह समुंदर से सिर्फ 14 मील है। इससे भी बढ़कर हमारे पड़ोसी होंगे। मेरे ख्याल में हमेशा दुनिया के एक हिस्से में जाना अक्लमंदी होता है जहाँ आप किसी को जानते हैं।
कैसे पड़ोसी? आयरिस ने तल्खी से पूछा। जॉर्ज ने उससे नजरें नहीं मिलाईं। फैराडे परिवार, वह बोला। वह केवल 1.5 मील की दूरी पर पार्क के दूसरी ओर रहते हैं। आयरिस उसे ताकती रह गई। पल भर में वह इस नतीजे पर पहुंच गई कि यह सारा तामझाम देहात में घर खरीदना और उसे सजाना एक ही इरादे से किया गया था, जॉर्ज को स्टीफन और सैंड्रा के नज़दीक लाने के लिए। गांव में पास पास जायदाद वाले पड़ोसी दोनों परिवार ज़रूर एक दूसरे के करीब हो जाते, या ऐसा होता या फिर जानबूझकर बनाई गई दूरी होती। लेकिन क्यों? फैराडे परिवार की यह लगातार रट क्यों? एक समझ में न आने वाले लक्ष्य को पाने के लिए इतना महंगा तरीका क्यों? क्या जॉर्ज को शक था कि रोजमेरी और स्टीफन फैराडे दोस्त से ज्यादा कुछ थे? क्या यह ईर्ष्या की अभिव्यक्ति थी? निश्चय ही यह असंभव सी बात थी। जॉर्ज फैराडे परिवार से चाहता क्या था? वो सब अटपटे सवाल जो वह उसे आयरिस को पूछता रहता था, उनका मतलब क्या था? क्या हाल ही में जॉर्ज कुछ अजीब सा नहीं हो गया था? शाम के वक्त उसका वह अजीब ढंग से पियक्कड़ सा दिखना, ल्यूसिला समझती यह पोर्ट का एक आध गिलास ज्यादा पीने के कारण था। ल्यूसिला यही सोच सकती थी। नहीं, हाल ही में जॉर्ज कुछ अजीब सा हो गया था। वह कभी बहुत उत्तेजना और कभी बहुत उदासीनता, जब वह लंबे समय तक लगभग बेहोश सा ही लगता, के बीच झूलता दिखता। अगस्त का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने गांव में लिटिल प्रायर्स में ही बिताया। बेहद खराब घर। आयरिस को झुरझुरी आ गई। वह उस घर से नफरत करती थी। एक अच्छा बना हुआ आरामदेह घर, पूरे तालमेल से सजा सजाया। रूथ लेसिंग कभी गलती नहीं करती थी, और अजीब भयावह रूप से खाली। वे वहां रहते नहीं थे, सिर्फ उस पर कब्जा किया हुआ था, जैसे युद्ध में सिपाही निगरानी रखने के लिए किसी चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। जो चीज़ उसे भयानक बनाती थी वह थी गर्मियों के रहन सहन का लदा हुआ साजो सामान, सप्ताहांत लिए आने वाले लोग, टेनिस पार्टियां, फैराडे परिवार के साथ डिनर। सैंड्रा फैराडे उनके प्रति बहुत सौम्य थी। बेहतरीन अंदाज उन पड़ोसियों के साथ जो पहले से ही दोस्त थे। उसने उन्हें गांव में परिचित कराया, आयरिस और जॉर्ज को घोड़ों के बारे में नसीहत दी और ल्यूसिला को आयु में बड़ी औरत के रूप में अच्छी तरह इज्जत दी। अपने पीले चेहरे के नकाब के पीछे वह क्या सोच रही थी, ये कोई नहीं जान सकता था। एक रहस्यमयी औरत। स्टीफन को वे कम ही देखते। वह बहुत व्यस्त रहता था, राजनीति के सिलसिले में अक्सर कहीं बाहर गया हुआ। आयरिस को पक्का विश्वास था कि वह जानबूझकर लिटिल प्रायर्स के लोगों को ज्यादा मिलने से बचता था। इस तरह अगस्त और सितंबर बीत गए और ये फैसला किया गया कि अक्टूबर में वे लोग अपने लंदन वाले घर में वापस चले जाएंगे। आयरिस ने राहत की गहरी सांस ली थी। शायद एक बार वापस चले जाने के बाद जॉर्ज फिर से सहज हो जाएगा। और फिर गत रात दरवाजे पर हल्की ठक ठक की आवाज़ से वह जग गई थी। उसने बत्ती जलाकर समय देखा। केवल 1 बजा था। वह 10:30 बजे सोने गई थी और उसे लगा था कि ये उसके काफ़ी बाद हुआ था। जल्दी जल्दी ड्रेसिंग गाउन पहनकर वह दरवाजे पर आई। चले आओ कहने की बजाय ये ज़्यादा स्वाभाविक लगा था। जॉर्ज बाहर खड़ा था। वह सोने गया ही नहीं था और अभी तक शाम के कपड़ों में था। उसकी सांस उखड़ी सी थी और चेहरा अजीब ढंग से नीला पड़ा हुआ। वह बोला, नीचे स्टडी में चली आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से बात करनी ही है। अभी भी नींद में हैरान सी उसने जॉर्ज का कहा मान लिया। स्टडी में जाकर जॉर्ज ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने सिगरेट केस उसकी ओर बढ़ाया, खुद भी एक उठाया और कांपते हाथों से 1-2 बार कोशिश करके उसे जलाया। आयरिस ने कहा, जॉर्ज कुछ हुआ है क्या? वह सच में घबरा गई थी। जॉर्ज का रंग उड़ा हुआ था। वह हांफते हुए बोला, जैसे कोई दौड़ता रहा हो, मैं अपने आप और नहीं कर सकता। तुम्हें बताना होगा। तुम क्या सोचती हो? क्या ये सच है? क्या ऐसा संभव है?
तुम किस बारे में बात कर रहे हो जॉर्ज? तुमने ज़रूर कुछ देखा होगा, किसी बात पर ध्यान दिया होगा, रोज़मेरी ने ज़रूर कुछ कहा होगा, कोई कारण ज़रूर रहा होगा। वह एकटक उसे देखने लगी। जॉर्ज ने माथे पर हाथ फेरा। तुम समझती नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ। इतनी डरी हुई मत दिखो लड़की, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जो भी याद कर सकती हो करना होगा। मैं जानता हूँ मैं इस वक्त कुछ बेमानी बातें करता हुआ लग रहा हूँ, लेकिन तुम 1 मिनट में समझ जाओगी जब मैं तुम्हें चिट्ठियाँ दिखाऊंगा। उसने डेस्क की एक दराज का ताला खोला और 2 कागज़ निकाले। हल्के नीले रंग के साधारण से कागज़ थे। इनको पढ़ो, जॉर्ज बोला। आइरिस ने कागज़ पर नज़र डाली। उसमें जो लिखा था वह साफ था, बिना किसी छल कपट के। तुम समझते हो तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या की थी? नहीं, उसकी हत्या की गई थी। दूसरा खत यूं था, कत्ल किया गया। आइरिस उन शब्दों पर नज़र गड़ाए रही और जॉर्ज कहता रहा, ये खत लगभग 3 महीने पहले आए थे। पहले तो मैंने समझा ये एक मजाक था, एक भद्दा क्रूर किस्म का मजाक। फिर मैं सोचने लगा, रोज़मेरी खुदकुशी क्यों करती? आइरिस मशीनी आवाज़ में बोली, इन्फ्लुएंजा के बाद गहरी उदासी? हाँ, लेकिन अगर सोचो तो यह बेकार की बात है नहीं। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है और बाद में वे कुछ उदासी भी महसूस करते हैं। क्यों? आइरिस ने कुछ कोशिश करके कहा, हो सकता है वह दुखी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है। जॉर्ज ने इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचा। फिर भी मैं रोज़मेरी के दुखी होने के कारण खुद को ख़त्म कर लेने की कल्पना नहीं कर सकता। वह ऐसी धमकी दे सकती थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वह मौका आने पर सच में ऐसा करती। लेकिन उसने ज़रूर ऐसा किया होगा जॉर्ज। इसके अलावा और क्या सफाई हो सकती है? उसके हैंडबैग में तो वह सामान भी मिल गया। मैं जानता हूँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता है, मगर जब से ये आए हैं। उसने बेनाम खतों को उंगली के नाखून से थपथपाया। मैं अपने मन में इन बातों को उलटता पलटता रहा हूँ। मैंने जितना भी इसके बारे में सोचा है, मुझे उतना ही यकीन हो गया है कि इसमें कुछ तो है। इसीलिए मैंने तुमसे वह तमाम सवाल पूछे हैं कि रोज़मेरी का कोई दुश्मन तो नहीं था। ऐसी कोई भी बात उसने कही हो जिससे लगे कि वह किसी से डरती थी। जिसने भी उसे मार डाला उसके पास कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जॉर्ज, तुम पागल हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हूँ। दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी है। मुझे पता ज़रूर लगाना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें सोचना होगा, याद करना होगा। हाँ, यही है, याद करना होगा। बार बार उस रात के बारे में सोचो, क्योंकि तुम समझती हो ना कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो किसी ऐसे आदमी ने किया होगा जो उस रात खाने की मेज़ पर मौजूद था। तुम ये समझती हो ना? हाँ, वह ये समझ गई थी। उस दृश्य की याद को अब और परे नहीं धकेला जा सकता था। उसे वह सब याद करना होगा। वह संगीत, वह ढोल की आवाज़, मध्यम कर दी गई रोशनियाँ, कैबरे नृत्य और रोशनियों का फिर तेज़ कर दिया जाना, और रोज़मेरी मेज़ पर आगे को गिरी हुई, उसका चेहरा नीला और विकृत। आइरिस कांप उठी। अब वह डर गई थी, बेतरह डर गई थी। उसे ज़रूर सोचना होगा, पीछे की ओर जाना होगा, याद करना होगा। रोज़मेरी याद करने के लिए ही है। अब कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अगाथा क्रिस्टी का जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड का भाग 1। जल्द ही भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत होगा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।